Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. कि आपने मुझे इनवाइट किया, आज मौका दिया कि मैं आप सभी से बात कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा और आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप सभी अपने घरों के अंदर होंगे और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी जब ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे थे, किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर 15 दिन और हमें मिल गए हैं, जब हम ज़ूम और बाकी एप्लीकेशंस के बारे में कुछ R&D कर पाएँ, कुछ नई रिसर्च कर पाएँ, कुछ नई समझ अपनी डेवलप कर पाएँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बेसिकली इसी को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ना? कि हम हर स्थिति और हर परिस्थिति में हम एक अच्छाई ढूँढ रहे हैं, कुछ सकारात्मक ढूँढ रहे हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी के एक बहुत छोटे से शहर बस्ती को मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो बस्ती का है। बहुत छोटा-सा एक शहर है बस्ती में। आप में से अगर कुछ लोग, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर जुड़े हैं जैसा कि मुझे बताया गया है, तो मे बी शायद आप में से कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होगा बस्ती के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अयोध्या का नाम सुन रखा है और बिल्कुल सुन रखा होगा तो आज तो महाभारत और रामायण है ना, ये दोबारा आ रहा है और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो मदद कर रहा है, ख़ास तौर से हमारे पेरेंट्स का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, कि वो अपने घर के अंदर बने हुए हैं। क्योंकि हम तो बिजी हैं अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप पे, ज़ूम मीटिंग के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो आखिर क्या करते हैं, है ना? क्योंकि ना वो बाहर निकल सकते हैं, ना अपने लोगों से वो मिल सकते हैं, ना गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर मैं तो गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, दूरदर्शन को ख़ास तौर से, कि उन्होंने डिसीज़न लिया। वो एक बहुत बड़ी जो रामायण और महाभारत जो कितना हिट हुआ था, कितने लोगों के घरों में। मुझे याद है मेरे भी घर में टेलीविज़न महाभारत के दौरान आया था, है ना? कि घर वालों ने जिद पकड़ लिया था कि नहीं, अब तो टीवी लगनी ही चाहिए। वो एक बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है और साथ ही साथ में बहुत सारी नई लर्निंग को मिलके जा रहा है, बहुत सारे नए संस्कार हमारे घर परिवार के अंदर लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है उसके थ्रू। मैं उसी अयोध्या के पास एक शहर है बस्ती, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, मैं गाँव में पैदा हुआ था और जब थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पेरेंट्स को लगा कि अब इसको अच्छी एजुकेशन गाँव में मिल नहीं सकती है। उन्होंने माइग्रेट हो गए, वो शहर में आके रहना शुरू कर गए। मैं 4 भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी एक सिस्टर है जो मेरे से बड़ी है और इस तरीके से मैं शहर आ गया और शहर में मेरी पूरी स्कूलिंग हुई बस्ती शहर में। 10+2 तक की पूरी जो पढ़ाई है वो मेरी उसी शहर के अंदर है। बचपन से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ड्रीमर रहा। हमेशा बड़े ख्वाब रहे मेरे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, है ना? स्कूल के अंदर मेरा एक रैंक हो, सो दैट लोग मुझे एप्रिशिएट करें। तालियाँ मुझे शुरू से पसंद है, बचपन से पसंद है। लोगों से मिलना-जुलना, बात करना, ये मुझे शुरुआत से बहुत पसंद रहा है। और 10+2 के बाद मैं इंजीनियर बनना चाहता था, पर किन्हीं कारणों से मैंने इंजीनियरिंग की जो क्वालीफाई भी किया, जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम थे। पर क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन घर की जो हालात थे उस टाइम पर, वो काफ़ी बेहतर नहीं थे। एक बुरे दौर से हम लोग गुज़र रहे थे उस टाइम। मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है और तब मेरे मन में एक ख्वाहिश जगी कि मैं आईएएस बनूँगा और मैं आईएएस बनने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पर मैंने दाखिला लिया, ग्रेजुएशन करने लग गया और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि फैमिली में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो मैं पढ़ाई के दौरान भी ये सोचा करता था कि मैं इसके साथ में और क्या करूँ, इससे मुझे पार्ट टाइम कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाए। तो मैं अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता रहता था, कभी मैं ट्यूशन देता था, कभी कुछ और करता था, लेकिन कभी मुझे जो एक सैटिस्फैक्शन होता है, ना तो वो मिल रहा था, ना मुझे कोई आमदनी आ रही थी कि मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ। और पहली बार जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, तब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सुना। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके मार्केटिंग प्लान को देखा और मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर चुनना है। क्योंकि मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं काम करूँ तो पूरी हो सकती है। पर क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, घर का कोई सपोर्ट नहीं था, लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते थे बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए था, टाइम चाहिए था, वो सारा सब कुछ नहीं था। सो सेकंड ईयर के अंदर जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने पहली बार इस ज़िंदगी को देखा था, समझा था और शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन मैं कर नहीं सका था। ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि तब तक ये हो गया था कि मुझे लाइफ में अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस करना है। बिज़नेस में भी मुझे समझ में आ गया पैसे की पावर क्या है, पैसे की ताकत क्या है ना? फ्रेंचाइज़ी कॉन्सेप्ट क्या होता है और उससे हम अपने लाइफ के अंदर कैसे जीवन में वो सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं।
जो हमें चाहिए। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने डिसीजन लिया कि नौकरी क्योंकि करना नहीं है, तो मैं जब बिज़नेस करूँगा, तो अब बिज़नेस कौन-सा करना चाहिए? कि बिज़नेस के लिए क्या चाहिए था? बिज़नेस के लिए कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए थी, आपको पैसे चाहिए थे, वो सारा सब कुछ था नहीं, सपोर्ट चाहिए था। फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैंने एक हमारे यहाँ आपके यहाँ भी चलता रहा होगा, पीएमआरवाई करके प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया, हमारे यहाँ वो रिटर्न बैंक ऑफ कॉमर्स से, और मैंने एक पीसीओ डाला। मुझे लगा कि 1 पीसीओ होगा, फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से ऑपरेट करूँगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, और इस तरीके से मैं पूरी फ्रैंचाइज़ी बाँटूँगा पूरे शहर में, अलग-अलग शहरों में। और जब मेरे पास बहुत सारे पीसीओ हो जाएँगे, तो वहाँ से क्या होगा, मैं रॉयल्टी इनकम अर्न कर पाऊँगा और उससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर पाऊँगा और एक सिक्योरिटी भी मैं हासिल कर पाऊँगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले थोड़े ही टाइम के बाद पीसीओ का ज़माना बिल्कुल खत्म हो गया। मोबाइल फ़ोन आने शुरू हो गए 2003 से। साथ ही साथ में क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैं उस बिज़नेस को कर भी नहीं पाया। और इस तरीके से क्योंकि मैंने प्रीमियम पे नहीं किया जो बैंक का था, है ना? ईएमआई मैंने पे नहीं किया। तो जब मैंने ईएमआई ही नहीं पे किया तो मैं बैंकरप्ट हो गया और उन दिनों में बड़ा हताश रहता था और लगता था कि यार अब ज़िंदगी में पता नहीं किस तरफ मैं आगे बढ़ पाऊँगा, है ना? वो मेरा पहला स्टार्टअप था जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। लेकिन फिर भी मन के किसी न किसी कोने में एक बात चला करती थी हमेशा कि यार ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है। अगर ये पहला था तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी हमें और भी कुछ तो अपॉर्च्युनिटी होगी, जिसको मैं कर पाऊँ, जिसमें मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊँ। तो ये बात मन में चला करता था। लेकिन क्योंकि स्थिति और परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल विपरीत थी, ना कोई सपोर्ट करने को तैयार था, सारे के सारे लोगों ने एक ठप्पा लगा दिया था कि अब मैं बिगड़ैल हो गया हूँ, मैं बिगड़ गया हूँ, पढ़ना-लिखना तो दूर की बात है, अब मेरी संगत खराब हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मैं अपने से बड़े उम्र के लोगों के बीच में बैठना शुरू कर गया था, है ना? मेरे दोस्त अभी भी पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी वो फॉर्म खेल रहे थे, कोई एसएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा था, कोई बैंकिंग में जाना चाह रहा था, कोई यूपीएससी में जाना चाह रहा था, तो सब अलग-अलग थे, सब पढ़ते-लिखते दिखाई दे रहे थे। मैं ही एक ऐसा था कि मैं अभी बिज़नेस और बाकी चीज़ों में उलझा पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मेरे जितने भी दोस्त थे, उन सभी ने इसलिए मेरे से मिलना-जुलना उस टाइम पे बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि वो बिगड़ गया है, अगर उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी भी संगत बुरी हो जाएगी और तुम भी शायद फिर डाइवर्ट हो जाओगे, तुम भी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ सकते हो शायद उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था, ऐसे कुछ हालात थे। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है और तभी मुझे एक मौका मिला एक नौकरी के अंदर जाने का और वो था फार्मा इंडस्ट्री। तो मैंने मार्च 2003 में अपना करियर शुरू करा एज़ अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक बड़ी कंपनी के अंदर और वहाँ पर मैं 1 साल, सवा साल लगभग एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता रहा, फिर मैं फर्स्ट लाइन हो गया। अब धीरे-धीरे मेरी आमदनी अच्छी आनी शुरू हो गई, 10-15 हज़ार रुपए आने शुरू हो गए। फिर मैंने अपना करियर शुरू किया था साइकिल से, मैंने एक सेकंड हैंड स्कूटर ले लिया, फिर एक आगे चल के मोटरसाइकिल ले लिया। तो इस तरीके से अब चीज़ें ठीक-ठाक होनी शुरू हो गई। तो 2003, 2004, 2005 ऐसे ही चला। मैं फर्स्ट लाइन बन चुका था, अब मेरी आमदनी और ज़्यादा आ रही थी, 25-30 हज़ार रुपए मेरे मिलने शुरू हो गए थे, तो मैं अच्छे कपड़े पहन सकता था, अच्छी जगहों पर जाके मैं खाना खा सकता था, अपनी ज़िंदगी में भी मैं लोगों की मदद कर पा रहा था, दोस्तों की भी मदद कर पा रहा था। सो अब धीरे-धीरे जो फैमिली एक टाइम पर अगेंस्ट में थी और उनको लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अब उनका भरोसा मेरे ऊपर पड़ चुका था। दोस्तों का भी भरोसा मेरे ऊपर पड़ रहा था। अब जिसके ऊपर एक ठप्पा लग गया था कि शायद ये खराब हो गया है, इसका फ्यूचर अब डार्क हो गया है, शायद फिर एक लगना शुरू हो गया नहीं, अब ये सही दिशा में जा रहा है, इसकी लाइन लेंथ अब बिल्कुल अच्छी है। अब क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में किसी न किसी कोने में एक प्रोग्रामिंग हो गया था कि मुझे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना है और मुझे जो चाहिए ज़िंदगी के अंदर वो वहीं से हासिल हो सके। ये बात जो 2001 में 2002 में 2001-2002 में मेरे अंदर बैठी हुई थी और जब मैंने जॉब किया 4 साल, 3 साल, तो मुझे एक बात और समझ में आ गई, वो बात और पक्की हो गई कि नौकरी के अंदर मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, छोटी-छोटी गाड़ियाँ ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी जो ख्वाहिशें हैं मेरी, वो बिल्कुल पूरी होने वाली नहीं है। और तभी बात 2005-2006 की है, मेरे पास एक हमारे जानने वाले थे, दूर-दराज के जानने वाले थे, बहुत सालों बाद उनसे मुलाकात हो रही थी और उन्होंने मुझे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के बताया, वेस्टीज के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। जब मैं वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को था, तो जैसे-जैसे वो मार्केटिंग प्लान को बताते जा रहे थे, मेरे एक-एक जो ड्रीम थे वो मुझे दिखाई देने शुरू हो गए। जब उन्होंने बताना शुरू किया कि इस बिज़नेस को हम बहुत आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर किट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ₹100 का स्टार्टर पैक लेना होता है, ₹600 के प्रोडक्ट लेने होते हैं और इस तरीके से आप इस बिज़नेस के अंदर अपनी शुरुआत करते हैं। तो मुझे बात आ रही थी, जब मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पहली अपनी जो कंपनी मैंने देखी थी,
कि वहाँ पर 4200-4400 रुपए मिनिमम चाहिए होता था उसका स्टार्टर पैक खरीदने के लिए और वहाँ से हम बिज़नेस को शुरू करते थे। लेकिन जब मैंने ये देखा, यहाँ पर देखा कि इस बिज़नेस को तो हम बहुत आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि अगर मेरे लिए ये इतना आसान है, तो मैं जिनको जानता हूँ, वो भी इस बिज़नेस को बहुत आसानी के साथ शुरू कर पाएँगे। सो जो पहली चीज़ मुझे वेस्टीज़ के अंदर अट्रैक्ट करी थी, वो यही अट्रैक्ट करी थी कि यहाँ पर कोई किट नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो सबसे अच्छी बात थी, जो मैंने उस दिन देखते ही मुझे जो सबसे अच्छा लगा था। जब आगे उन्होंने बताना शुरू किया, उन्होंने क्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान बताया, तो मुझे याद आया कि पिछली कंपनी में क्या होता था, लोग 1 महीने काम करते थे, फिर अगले महीने ज़ीरो हो जाते थे, फिर ज़ीरो से शुरुआत करते थे। तो मुझे जो इनका क्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान था, वो भी बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कहा, यार थोड़ा-थोड़ा भी मैं अगर इस बिज़नेस में करता रहूँगा पार्ट टाइम, तो मैं क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद 1 साल के बाद भी अगर मैं 20% पहुँच गया और ₹1000 का प्रोडक्ट लेना शुरू किया, तो भी मुझे 100, 150, ₹200 की आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। सो इस सोच के साथ मैंने फॉर्म भर दिया था वहाँ पर। लेकिन जब वो आगे बताना शुरू किए कि ट्रैवल फंड है, इसके अंदर डायरेक्टर बोनस है, लीडरशिप बोनस है, कार फंड है, हाउस फंड है, तो मुझे एक-एक जब वो कार फंड बता रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि मेरी भी चाहत है जीवन के अंदर गाड़ी खरीदने की। जब वो हाउस फंड बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी चाहत है घर बनाने की, है ना? सो इस तरीके से जैसे-जैसे मार्केटिंग प्लान आगे की तरफ बढ़ा, मेरा जो विश्वास था पक्का होता चला गया और मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे इस बिज़नेस को इमीडिएटली जॉइन करना चाहिए। प्लान खत्म हुआ, प्रोडक्ट के बारे में जब वो बताना शुरू किया, तो मैंने देखा प्रोडक्ट बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम में से हर किसी की ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर है और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि पिछले 5 महीने, 4 महीने से मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ और ये देखो मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्योंकि वो मेरे जानने वाले थे, तो मैं विश्वास कर सका। और फिर मैंने इस बिज़नेस को शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे कि अभी प्रीतम भाई बता रहे थे कि मैं उन कुछ पहले लोगों में से हूँ जिन्होंने यूपी में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। अब आप सोच के देखो, ये बात मैं कर रहा हूँ 2005 लास्ट 2006 आप मान लीजिए, 2006 ना हमारे आस-पास कहीं ट्रेनिंग होती थी, ना मीटिंग होती थी, ना कोई ऑफ़िसेज़ थी, ना कोई अचीवर था, कोई कुछ भी नहीं था। और वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा दौर था कि उस टाइम पर बहुत सारी बाइनरी कंपनी जा रही थी, बहुत सारी कंपनियाँ जा चुकी थी मार्केट से, तो मतलब बहुत उथल-पुथल भरा माहौल चल रहा था। लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन क्योंकि वेस्टीज में मुझे जो चीज़ें मैंने बताई, उन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया और सबसे बड़ी बात कि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मेरे ड्रीम मेरे उस नौकरी से कभी पूरे नहीं हो सकते और मैं एक ड्रीमर था। मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता था। सो मैंने इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया और मैंने छोटे-छोटे मैंने टारगेट सेट करने शुरू कर दिए। मैंने पहले महीने का टारगेट बनाया कि मुझे 8% करना है, दूसरे महीने 11 करना है, तीसरे महीने 14% करना है, देन 17 और देन अब मुझे ब्रॉन्ज क्वालीफाई करना है। और इट इज़ मैं उसी तरीके से चीज़ों को कर भी पाया जैसे मैंने प्लान किया था। लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल आती थी। कहीं आस-पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। मेरी जो जॉइनिंग हुई थी, वो दिल्ली हेड ऑफ़िस से जॉइनिंग हुई थी। ओखला फेज़ 2 में जो अपनी पुरानी ऑफ़िस थी, मेरा जो जॉइनिंग का जो इनवॉइस आया था, उस इनवॉइस के ऊपर वहाँ का एड्रेस मेंशन था। मेरा जो प्रोडक्ट मेरे पास मोनी और स्पार्टला आया था, जो मैंने पहला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो प्रोडक्ट भी मेरे पास आया था। कम से कम मुझे लगता है 1 से डेढ़ हफ़्ते के बाद मेरे पास वो प्रोडक्ट आया था। सो आप सोचिए, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग मीटिंग हो नहीं रही है, ऑफ़लाइन कोई आस-पास है नहीं, वो दूसरे शहर से हैं। अच्छा, जो अपलाइन है वो भी बिल्कुल नए हैं, उनके पास भी कोई अनुभव नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। सो ये सिचुएशन थी, है ना? और इस सिचुएशन में मैंने इस बिज़नेस को अडॉप्ट किया था। आज जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने ये सब, जब आपकी स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, कोई भी भविष्य कुछ भी पता नहीं था क्या होगा, तो आपने इस बिज़नेस को क्यों चुना था? मैं लोगों को एक ही जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक ड्रीमर था और मुझे समझ में आ गया था मेरे काम के अंदर मेरी ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पर इस सोच के साथ में इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बाली साहब को मैंने सुना था उस ज़माने में, तो उन्होंने, जब मैंने उनको पहली मीटिंग अटेंड करी थी और जब मैंने उनको स्टेज से सुना था, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई 5 साल के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई पूछेगा एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन-सी या कैसी होनी चाहिए, तो लोग बोलेंगे वेस्टीज के जैसी होनी चाहिए, लीडर कैसे होने चाहिए वेस्टीज के जैसे, प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए वेस्टीज के जैसे, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए वेस्टीज के जैसा। तो मुझे समझते हुए देर नहीं लगी थी कि ये जो हैं, जो ड्राइविंग पोज़ीशन पर बैठे हैं, ना जो इनमें बिज़नेस के अंदर हमें लीड कर रहे हैं, जब वो इतनी ऊँची सोच वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आज हालात हमारे फ़ेवर में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हालात हमारे फ़ेवर में आएँगे और ऐसे ही कुछ हुआ। हम लोगों ने जितना भी समझ था, उस समझ के साथ में इस बिज़नेस को बनाना शुरू कर दिया। लोग शुरुआत में, क्योंकि मैं नया था, कंपनी नहीं थी, कोई अचीवर नहीं था आस-पास, लोगों ने खूब मज़ाक बनाए, लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। जो मेरे साथ के लोग थे, जो जॉब में थे मेरे, मैंने जब उनको बताना शुरू किया, उन्होंने
मुझे सिरे से पहले तो मना कर दिया कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और मुझे वो ऐसे 500 कारण बता, हर एक जो मेरा नोन था, चाहे वो मेरा रिलेटिव रहा हो, चाहे मेरा दोस्त रहा हो, चाहे मेरा कलीग रहा हो, चाहे मेरे फैमिली मेंबर रहे हो, किसी ने भी ये नहीं कहा मुझे उस टाइम पर कि हाँ, इस बिज़नेस को तुम्हें करना चाहिए और इस बिज़नेस में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है या उज्ज्वल है। बल्कि हर किसी ने कम से कम, किसी ने 10 कारण, किसी ने 20 कारण, किसी ने 50, किसी ने 40 कारण, किसी ने 100 कारण, ये ज़रूर मुझे बताया कि इस बिज़नेस को मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, ये उस टाइम पर मेरे साथ हुआ था, मेरे से पहले भी जो लोग थे उनके साथ भी हुआ था, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज भी ये आपके साथ में हो रहा हो। जब भी इस बिज़नेस को आप देखते हैं, इस बिज़नेस के पोटेंशियल को आप समझते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, अपने नियर एंड डियर को, जिनको आप अपना समझते हैं, जो रोज़ आपके साथ कस्में खाते हैं कि साथ जिएँगे, साथ मरेंगे, जब उनके पास में भी आप जाते हैं और ये कहते हैं कि दुकान बदलने से, साबुन दूसरी दुकान से लाने से, चाय की पत्ती दूसरी दुकान से लाने से, है ना, एडविल ऑयल दूसरी दुकान से लाने से आपको तरक्की मिलेगी, आपके घर में गाड़ी आएगी, लाखों की आमदनी आएगी, घर बनेगा, तो लोग, मुझे यकीन है, आज भी यही कहते हैं कि पागल हो गए हो। ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोग पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहें। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप एक ड्रीमर हैं, आप एक ड्रीम देखते हैं, आपके पास रीज़न है कि पैसा क्यों चाहिए, गाड़ी क्यों चाहिए, घर क्यों चाहिए, है ना, आपकी ड्रीम में आपकी इमोशंस है, तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे लोगों के सुनने की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस आपने देखा है, आपने समझा है, आपको उस बिज़नेस के अंदर क्या भविष्य है, ये तय करने की ज़रूरत है, और मैंने यही किया। सबने मना किया, मेरे फ़ेवर में कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करता गया। मैं 10 से बात करता था, 1 व्यक्ति मेरे साथ आता था, मैं 20 से बात करता था, तो 1 व्यक्ति मेरे साथ आता था। ये रेशियो था उस टाइम का, जब मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया था। क्योंकि मेरी अपलाइन, जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास थे नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे खुद ही समझ डेवलप करना पड़ता था कि प्लांट कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट के क्या डोजेज़ होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे देना है ना, सब चीज़। तो मेरे लिए एक मौका जो रहा, आज जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज मुझे ये बात समझ में आती है, शायद अगर मेरी अपलाइन मेरे शहर में होते, हमेशा मेरे साथ खड़े होते, तो जो चीज़ें मैंने सीखी और अपने आप को जो मैं स्टैंड स्टैंड कर पाया, वो शायद, जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ शुरुआती टाइम से ही, वो शायद कभी नहीं हो पाता। मैं हमेशा उनके ऊपर डिपेंड रहता। तो दोस्तों, जब भी आपको लगता है ना कि आपकी अपलाइन दूर हैं या उनके पास समय नहीं है आपके लिए, तो मन में ये भाव नहीं लाना है, बल्कि ऊपर वाले को थैंक्स बोलना है कि ये बहुत अच्छा है कि आपके पास मौका है खुद को साबित करने का, तो अपनी लर्निंग बढ़ाने का। और मैं इस तरीके से बिज़नेस को बिल्ड करता रहा। बहुत महीनों के बाद फिर हमारे शहर में भी सीएनटी शुरू हुई, और चीज़ें, बाकी एक्टिविटीज़ भी धीरे-धीरे हम लोगों ने शुरू करी। उस ज़माने में मुझे एक बात याद आता है, जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज कई बार क्या होता है कि आज हर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर वेस्टीज के हमारे डिपो हैं, है ना? डीसीसी है, डीएलसीपी है, मिनी डीएलसीपी है, कुछ ना कुछ सेंटर ज़रूर होते हैं। हमारे टाइम पर क्या होता था, 5 किलोमीटर तो छोड़िए, 50 किलोमीटर भी पर भी नहीं होते थे। पता लगता, मैं बस्ती का रहने वाला था और मेरा जो नियरेस्ट सेंटर था उस टाइम का, वो कानपुर में था, और मेरे यहाँ से कानपुर 3 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी है। आप मुझे बताओ कि मैंने कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया होगा। आज जब लोग 4 किलोमीटर दूर भी डिपो के ऊपर जाते हैं और उनको अगर कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है, वो फ़ोन करते हैं अपनी अपलाइन को। कई बार मेरे पास फ़ोन आता है, कई बार वो सेंटर वाले के ऊपर जाके बोलना शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मैंने किस धैर्य के साथ, मेरा क्या पेशेंस रहा होगा कि 350 किलोमीटर दूर से मैं एक प्रोडक्ट मँगाता था, स्पाइरला ₹250 का, नूनी ₹375 का, चाय की पत्ती ₹55 की। सोचो, मैं वहाँ से मँगाया करता था। मैं कहने का मतलब ये है कि तब भी एक चैलेंज था, आज भी एक चैलेंज है। ये चैलेंज को अगर हम देखेंगे, तो कभी हम अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएँगे। सो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस, ये हमेशा होती रहेंगी। सो हमें क्या करना है, हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और फ़ोकस करना है हमेशा अपने ड्रीम को, जो मैंने उन दिनों में किया। बाद में हमारे यहाँ पर अयोध्या में सेंटर खुल गया, फैज़ाबाद, जो करीब 80 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो कितनी बार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैंने बस्ती से फ़ोन किया, क्योंकि मैं पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था। मैंने बस्ती से फ़ोन किया कि गुप्ता सर, जो मेरे सीनियर भी हैं और जिनके पास फ्रेंचाइज़ी थी, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर, मुझे 2 स्पार्टला चाहिए। उन्होंने बोला शाम को आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 6 बजे तक तो अपनी जॉब करूँगा और 6 बजे के बाद मैं निकलूँगा। आपको मैं बताऊँ, वो 80 किलोमीटर आज के दिन पर 45 मिनट लगता है हमारे शहर से उस शहर तक पहुँचने में। लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, 2006 की बात जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो हमारे यहाँ रोड नहीं होते थे। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, तब
आज रोड में गड्ढे होते हैं, उस टाइम पर गड्ढों में रोड थे, पूरे गड्ढे मिलते थे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत रोड मिल जाए तो रोड मिल जाए। और कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उनके कहने पर मैं वहाँ पहुँचा, और जब मैं शाम को वहाँ पहुँच रहा हूँ 2 घंटे अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, पूरा धूल-धूल हो गया, पूरा शरीर का कपड़ा खराब, फिर भी एक जुनून था कि इस बिज़नेस में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और जब मैंने उनको 500 की नोट दी और मैंने कहा दोनों इसका लेना मुझे दीजिए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, "अभी-अभी थोड़ी देर पहले कोई आया और लेके चला गया।" आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीतती रही होगी, क्या बीतती रही होगी कि मैं पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, है ना? इतनी दूर से आया हूँ, 2 घंटे की यात्रा करके मैं आया हूँ, कितने मुश्किल से, पूरे बदन में दर्द होता था, है ना? गर्मियों में मुझे याद है पसीने, धूल सब एक साथ मिक्स हो जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस ज़माने में बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे। फिर भी पता नहीं कहाँ से मुझे वो धैर्य मिलता था। मैं मुस्कुराते हुए उनको थैंक यू बोलता था और कहता था, "ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप चाहें तो ये पैसे दोबारा जब आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं दूँगा।" मेरे पास इस बिज़नेस के अंदर ना कहने के लिए कितने सारे कारण थे। इस बिज़नेस को छोड़ने के कितने सारे कारण थे। लेकिन मैं ऊपर वाले का जीवन भर शुक्रगुज़ार रहूँगा कि उसने कहाँ से मुझे वो सद्बुद्धि दी थी और कहाँ से वो हिम्मत दी थी। और ये सद्बुद्धि और ये हिम्मत मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ एक चीज़ को करके आया था, मेरे जो ड्रीम थे उनकी वजह से। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता, इतने मुश्किल भरे हालात में मैं इस बिज़नेस को छोड़ देता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी नौकरी में 25-30 हज़ार अर्न कर रहा था और उस ज़माने में और जिस एज में मैं था वो बहुत सफिशिएंट था, बहुत सफिशिएंट। सो इस तरीके से मैं शुरुआती दिनों में इस बिज़नेस को करता था। पहले महीने मेरी जो चेक थी ₹100 की थी, दूसरे महीने 775, तीसरे महीने 850। पहले महीने जब मैंने ₹100 की चेक अर्न की और मैं अपने दोस्तों के पास गया और मैंने कहा, "देखो, मुझे ₹100 की चेक आई है। आपको क्या लगता है?" लोगों ने मेरी आरती उतारी होगी, मेरे घर परिवार में मेरी आरती उतारी गई होगी। सभी ने कहा, "बेवकूफ़ हो तुम, अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।" है ना? घर वालों का ने कहा, "पागल हो गए हो। एक जो मौका मिला है अपनी नौकरी में इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हो, उस मौके को तुम गँवा रहे हो।" मैंने जैसे पहले आपको बताया। लेकिन फिर भी लोग क्या देख रहे थे? लोग देख रहे थे ये ₹100 का चेक, और मैं क्या देख रहा था कि अगर मुझे इतने टर्नओवर करके ₹100 आए हैं, तो अगर मैं अपना टर्नओवर बढ़ाऊँगा तो इसके आगे ज़ीरो बढ़ते चले जाएँगे। इसीलिए कहते हैं जीवन में वो जीतता है, जीवन में वो कामयाब होता है जो दूरदृष्टि रखता है। जो ये सोचता है ये आज है हमारा, लेकिन फ्यूचर हमारा ये है। सो मैंने जो है उस ₹100 को नहीं देखा था, मैंने ये देखा था कि मुझे ये ₹100 इस बात के लिए आए हैं, जिस काम को मैं बचपन से, जन्म से कर रहा था, मेरे पिताजी कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे थे और कभी ₹1 घर में नहीं आया। कि टूथपेस्ट मैं बचपन से यूज़ कर रहा था, चाय मैं बचपन से पी रहा था, है ना? बाकी प्रोडक्ट मैं बचपन से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन घर में पैसे नहीं आए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि केवल ब्रांड बदल दिया था, दुकान बदल दी थी और पैसा आया था। तो मेरा नज़रिया कुछ और था और उनका नज़रिया कुछ और था। इसलिए हमेशा कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप सिर्फ़ एक देखेंगे, तो कभी जीवन में आप जो सच है, सच्चाई तक नहीं पहुँच पाएँगे, कभी तरक्की नहीं कर पाएँगे। सो इस तरीके से मैं 5वें महीने ब्रॉन्ज क्वालीफाई कर गया और मेरी जो चेक थी वो करीब 6000 पहुँच गई। मैं बड़ा खुश हो गया। मेरा जो आत्मविश्वास था वो बढ़ना शुरू हुआ। धीरे-धीरे मेरी आमदनी बढ़ती चली गई। मेरे जो लेवल थे वो अप होते चले गए और 2008 से मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया, अपनी नौकरी को क्विट कर। 2008 से इस बिज़नेस के अंदर मैं एक अच्छी आमदनी पर पहुँचा, लगभग 80-90 हज़ार रुपए, 92 हज़ार रुपए, 95 हज़ार रुपए, 99 हज़ार रुपए तक मेरी 2008 के अंदर आमदनी आनी शुरू हो गई। मैंने जॉब को क्विट कर दिया और फुल टाइम मैं नेटवर्कर बन गया। 2008 आज 12 साल हो गए इस बिज़नेस को फुल टाइम बिल्ड करते हुए। 2008 में मैंने पहली गाड़ी ली थी इस बिज़नेस के थ्रू, अल्टो एलएक्सआई, और जिसकी चाबी देने के लिए मिस्टर पाली जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हमारे शहर आए। आज लोग मर्सिडीज़ भी ले लेते हैं, जगुआर भी ले लेते हैं, लेकिन पाली साहब की व्यस्तता आप सभी को पता है और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि वो दिल्ली में भी शायद शोरूम तक नहीं आ पाते। लेकिन वो एक दौर था वेस्टीज के अंदर, क्योंकि पहले मुश्किल से 15-20 लोगों ने गाड़ियाँ ली और वो एक बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम के लिए मेरे लिए भी, वेस्टीज के अंदर भी और बाकी लोग। और यहाँ से फिर हमारा और हमारी टीम का आत्मविश्वास बढ़ना शुरू। मैंने इस बिज़नेस में 5 गाड़ियाँ ली। 2011 में मैंने इंडिगो लिया, उसके बाद एस्पायर लिया। सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरे जीवन की उपलब्धि रही इस बिज़नेस में कारखान के थ्रू, जब मैंने 2014 में ऑडी क्यूब लिया। और ऑडी क्यूब की मैंने अकेले नहीं लिया, मेरे साथ मेरी एक सीनियर यानी कि मेरी जो अपलाइन है श्री गुप्ता जी और मेरी एक डाउनलाइन श्री रमेश शानदार। ये भी वेस्टीज परिवार के अंदर एक हिस्ट्री था कि एक ही दिन एक ही शाम में 3-3 गाड़ियाँ, और वो भी लग्जरी कार, हम डिलीवरी ले रहे हैं। तो 6 नवंबर 2014 की शाम को हमारी ये ऑडी Q3 आई
और मुझे याद था कि जब मैंने पहली गाड़ी ली थी अल्टो LXi, और लेने के पहले जब मैं इस बिज़नेस में काम करना शुरू कर दिया था, मैं लोगों को एक बात कहता था, ये जो चाय की पत्ती वाली है ना कंपनी, ये जिसको तुम लोग कहते हो कि मैं घर-घर जाके अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहा हूँ, यही बेइज़्ज़ती करवाने के एवज़ में मुझे गाड़ी आने वाली थी। लोग हँसते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन 2008 में जब वो गाड़ी आ गई, तो लोगों ने कहा ठीक है, ये तो कोई भी ले सकता है, 3 सवा 3 लाख रुपए की गाड़ी। फिर मैं जब उनसे कहता था कि मैं फिर लूँगा ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी और ये पाँचवीं, और बहुत सारे हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे जो नियर एंड डियर थे, पता है कब वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बने? जब मैंने 2014 में ऑडी की थी, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि थी सबकी नज़रों में। तो दोस्तों, जब आज के दिन पर जब आप इस वेस्टीज परिवार को ज्वाइन करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग का अपना करियर शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आपका मज़ाक उड़ाते हैं। कभी भी आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमेशा फ़ोकस्ड रहना है आपको अपने ड्रीम के ऊपर। वो आज ज़रूर मज़ाक उड़ा रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपका पैर पीछे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग होंगे कि जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, धीरे-धीरे करके अपने ड्रीम को आप अचीव करना शुरू करेंगे, तो यही लोग आपकी तारीफ़ के पुल बाँधने शुरू करेंगे और आपसे आएँगे पूछने के लिए, क्या मेरे पास भी कुछ है क्या अभी संभावना? मैं भी काम शुरू कर सकता हूँ क्या? और ये सभी की लाइफ़ में आया है। दोस्तों, ना कि सिर्फ़ मैंने, बल्कि आज टीम के अंदर 150-200 लोग होंगे लगभग, 200 के आस-पास, जिन्होंने अपने लिए गाड़ियाँ ले लिया है ना? लग्ज़री कार ओनर भी हमारी टीम में है, ये मिस्टर एमपी मौर्य जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 65 साल की उम्र में इन्होंने ऑडी खरीदी थी। रमेश नारायण राय, जो 3000 रुपए महीने की आमदनी किया करते थे, एक डॉक्टर ने यहाँ पर 9 साल तक, कंपाउंडर थे वो, इंजेक्शन और टैबलेट देने का काम करते थे, इंजेक्शन लगाने का काम। एमपी मौर्य साहब 6 से 7,000 रुपए हर महीने कमाते थे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, है ना, सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे लोग आज लाखों की आमदनी पर पहुँचे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए कि जिसने इस बिज़नेस को शुरू किया था अपने लिए, और आज माध्यम बन गए इतने सारे लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने की। तो ये कमाल का बिज़नेस है। चलिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी टीम से, ये मैं और मेरी वाइफ़, मेरी जो ऑडी Q3 है, ब्लैक कलर की। इस बिज़नेस में काम करते हुए मैंने 24 बार विदेश यात्रा करी है। 2008 में मैंने पहली विदेश यात्रा करी थी, और तब से लेके अब तक मैं 24 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। लगभग वेस्टीज की जितनी भी फ़ॉरेन ट्रिप है, अगर कुछ फ़ॉरेन ट्रिप को छोड़ दें, तो मैं सभी फ़ॉरेन ट्रिप का हिस्सा बना। और जिस व्यक्ति को ना मौका था, ना पैसा था, ना टाइम था, है ना, कि वो नैनीताल और मसूरी घूम के आ पाए, गोवा जा पाए, आज वो विदेश यात्रा कर रहा है। ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पावर है, और मैं जीता जागता उसका उदाहरण हूँ। एक छोटे से शहर से होने के बावजूद भी, एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, मैं, ये सिस्टम की पावर है कि मैं आपके बीच में हूँ, और इन सारी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं अगर देश गिनाने लग जाऊँ, तो मुझे भी खुद याद नहीं रहता कि थाईलैंड, है ना? थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, हांगकांग हो गया, ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर मैं हो, स्पेन हो गया, है ना? ये सारे कंट्री। और जब आप फॉरेन ट्रिप करते हैं ना, अचीव करते हैं और आप जाते हैं फॉरेन ट्रिप के ऊपर, तब आपको समझ में आता है, तब आपको प्राउड फील होता है अपने द्वारा लिए गए उस डिसीजन के ऊपर। वहाँ आपको हिंदुस्तान भर के जितने भी कामयाब लोग हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है ना? सारे एम्बेसडर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे DUCD, UCD, सारे के सारे लोग वहाँ पर मिलते हैं, है ना? सो आपके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब आप फॉरेन ट्रिप पर जाते हो। साथ ही साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फॉरेन ट्रिप के ऊपर। इसीलिए मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आप ट्रैवल फंड अर्न करना शुरू करते हैं, है ना, और आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू होते हैं, आपको इमीडिएटली, तुरंत एक डिसीजन लेना चाहिए कि आपको फॉरेन ट्रिप करना चाहिए। उससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं मिस्टर वाली जो हमारी टीम के मैनेजिंग एडिटर है, क्या हिंदुस्तान में रहते हुए संभव है आज के दिन पर वाली साहब के साथ ऐसा वक़्त बिता पाना, ऐसा वक़्त गुज़ारना? शायद संभव नहीं है। अगर आपको ऐसी फ़ोटो अपनी क्लिक करानी है, तो आपको फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहिए। ये बहुत सारे कंट्री के अलग-अलग फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं, और आपकी भी अपलाइन में जितने भी आपके लीडर हैं, चाहे वो प्रीतम जी हों, है ना, विश्वाल जी हों, या और बाकी लोग, साहू जी हों, ये सभी लोग, हम लोग जाते रहते हैं ऐसी ट्रिप के ऊपर और एन्जॉय करते रहते हैं। आप देख सकते हैं मिस्टर बाली हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, चाहे वो विकी जायसवाल जी हों, चाहे वो हमारी अपलाइन रमेश खुरानी साहब हों, हम सभी वहाँ पर मिलते हैं। और आज मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं, मेरी वाइफ़, आप फ़ोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक जो बड़ी बेटी है मेरी 7 ईयर ओल्ड है, दूसरी हमारी 2.5 साल की होने जा रही है ना? तो 2 ये बेटियाँ हैं हमारी। बड़ी बेटी मेरी स्कूल जाती है, छोटी अभी स्कूल जाना था, लॉकडाउन आ गया,
लॉकडाउन खत्म होगा फिर वो अपना प्ले स्कूल में जाना शुरू करेगी। दोस्तों आज ना कि सिर्फ मैं सफल हूँ इस बिज़नेस के अंदर, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने कभी हमारे ऊपर इस इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था, आज वो हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे जीवन में। आप ये नीचे व्हाइट टी-शर्ट में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं इस फ़ोटोग्राफ में। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे फ्रंट पर खड़े हैं वो हमारे एक दोस्त हैं। इनकी जॉइनिंग मैंने उस टाइम पर करवाई थी, उस दिन करवाई थी जिस दिन मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था, क्योंकि ये मुझे फार्मा में लाने वाले थे। ये फार्मा में जॉब करते थे और मैंने इनको जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना था, मैंने इनको बोलना शुरू किया कि तुम पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करो। होने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहाँ है इस बिज़नेस में। लेकिन इनको डर लगता था। इन्होंने इस बिज़नेस को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और कब तक? 2006 से लेके 2014 तक, जब तक कि मैंने गाड़ी नहीं ली। हर साल जब मैं अपनी चेक उठाता था, मैं अपनी चेक आमदनी बढ़ा रहा था, अपनी गाड़ियाँ ले रहा था, बाकी और चीज़ें कर रहा था, मैं इनको बताता रहता था और ये मुझे एक नसीहत देते रहते थे, देखो इसका कोई भरोसा नहीं है, मौका बढ़िया है, वहाँ चल रहा ठीक है, लेकिन कोई नौकरी भी पकड़ लो। और 2014 में ये मेरे पास आए और इन्होंने पूछा कि दिवाकर भाई मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी कुछ संभावना है? मैंने कहा अभी भी कुछ नहीं, अभी तो संभावना शुरू हुई है। 2014 से ये इस बिज़नेस में 6 साल हो गया, इस बिज़नेस में ग्राउंड डायरेक्टर हैं, हर महीने 1.5 महीने 2 लाख 2 लाख रुपए की चेक लेते हैं, है ना? हाउस फंड रन कर रहे हैं, कार फंड रन कर रहे हैं और इनकी ख्वाहिश है कि इनकी पहली ही कार लग्ज़री कार हो। और अभी लॉकडाउन वगैरह आ गया, अदरवाइज़ ये अपनी ऑडी ए3 जो उन्होंने चुना है, उस गाड़ी की ये मालिक है। दूसरे नंबर पर जो खड़े हैं, इनका नाम सकीब हुसैन खान है, इस बिज़नेस में गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। ये मेरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे पहली कंपनी के बारे में मुझे बताया था और दिखाया था और मुझे जॉइन कराया था। जब मैंने इस बिज़नेस को चुना, मैंने उनको बताना शुरू किया तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू किया, अरे इंडियन कंपनी नहीं चलती है भाई। अगर ₹700 के प्रोडक्ट के साथ में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, तो यार इसमें क्या खाएँगे, क्या कमाएँगे? गाड़ी-घोड़ा आना तो बहुत दूर की बात है। जब 10,000 20,000 जो किट वाली कंपनियाँ उनमें अगर दिक्कत परेशानी आ रही है। तो इस सोच के साथ में इन्होंने मना करते रहे ये इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन जैसे-जैसे मेरी तरक्की होती गई, अभी पीछे 1 डेढ़ साल पहले ये हमारे पास आए और इन्होंने भी सेम वही बात कही, क्या कोई संभावना है? हमारे साथ जॉइन किया और अभी गोल्ड बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति खड़े हैं, विवेक सिंह उनका नाम है और ये बचपन से, जब क्लास फर्स्ट में मैं पढ़ता था, तब से लेके मेरे मित्र थे। बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर जब-जब मैंने इनसे कहा, इन्होंने मना किया और आज ये इस बिज़नेस के अंदर हमारे साथ हैं और गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बगल में हमारे इकलौते साले साहब हैं, जो बैंकिंग में थे 9 साल तक। मैं इनको बताता था कभी-कभी जब भी, तो ये मना कर देते, नहीं मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? एयर कंडीशनर में करा देते। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने, आज फुल टाइम वेस्टेज के बिज़नेस को दे रहे हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रहे हैं और अभी इस बिज़नेस में गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। पिछले 1 साल पहले का बिज़नेस है। मैं आपको इस फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब आप इस बिज़नेस को जॉइन करेंगे, आपके घर परिवार से लेके आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सभी आपको मना करेंगे। क्योंकि आपको वो उस नज़र से देख रहे हैं, जिस नज़र से वो बचपन से देख चले आए हैं। तो उनको कभी भरोसा नहीं होता है कि आप भी लग्ज़री कार चलाएँगे, आप भी लाख रुपए की महीने की आमदनी करेंगे, आप भी दुनिया घूमेंगे। आपको क्या करना है, उन्हें सिर्फ सुनना है और उनके साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो जॉइन करने से तो रहे, वो जॉइन तो करेंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो सबसे अच्छे लोग हैं। कम से कम जब आप उनको जाएँगे और ज़बरदस्ती पकड़ के अपने किसी दोस्त को मार्केटिंग प्लान बताएँगे, वो 10 सवाल खड़ा करेगा कि इस बिज़नेस को क्यों नहीं करना चाहिए। आपका काम क्या है कि अगर आपके सवालों के जवाब हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो अपलाइन के पास बैठिए और उनसे उन सवालों के जवाब लीजिए। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सारे लोग हैं। ये लोग कब आएँगे? जब आप कामयाब हो जाएँगे, जब आप अपने आप को साबित कर देंगे। दोस्तों आज बहुत अच्छी ज़िंदगी है। एक टाइम था कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज ये टाइम है कि लोग टिकट लेते हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं कि स्टेज के ऊपर मैं कब आऊँगा। आज पूरे हिंदुस्तान में मैं ट्रैवल करता हूँ, अलग-अलग जगहों पर जाता हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स के अंदर मैं इनवाइट किया जाता हूँ, जहाँ मैं अपनी स्टोरी जैसे आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, लोगों के बीच में भी शेयर करने का मौका मिलता है ना? तो आज आप देख सकते हैं कुछ उन्हीं से कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना? आज टीम में लोग सफल हैं, सारी चीज़ें हैं। बहुत प्राउड का मोमेंट था जब अभी पीछे गुड़गाँव में हमारी कंपनी ने लग्ज़री कार का पूरा रिकॉग्निशन रखा था, है ना? जितने भी लग्ज़री कार अचीवर हैं उनका, और उसकी फ़ोटोग्राफ्स सामने मिडल में लगी हुई है। बाकी टीम के साथ जो मैं ट्रेनिंग्स प्रोग्राम और बाकी बिल्ड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आज लाइफ़ कितनी खूबसूरत होगी। एक और उपलब्धि जिसके बारे में मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब मैंने इस बिज़नेस बिल्ड किया था, करना शुरू किया था, तो मेरी एक ख़्वाहिश थी, क्योंकि मैं 2 कमरों के घर में रहा करता था। मेरी एक ख़्वाहिश थी कि यार मेरे पास भी पैसा होगा तो मैं भी एक बड़ा घर बनाऊँगा। इसमें हमारे परिवार के लिए, सबके लिए अलग-अलग रूम होगा। ये एक थॉट था, एक सोच था, जो बचपन से था। और इस बिज़नेस में मैंने हाउस फंड अर्न किया और 2010 में हाउस फंड की मदद से मैंने अपना पहला घर बस्ती में बनाया।
जिसकी कीमत आज के दिन पर अगर हम बात करें 1.5-2 करोड़ की है। उस टाइम पर भी 2010 में, आज के 10 साल पहले भी मैंने लगभग 80-90 लाख रुपए उस घर के अंदर लगाए। दोस्तों आज उसमें सारी लग्ज़रीज़ है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सारे के सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा 2011 में मैंने अपने लिए एक फ्लैट लिया था क्योंकि मेरा बचपन से एक शौक था, जब मैं पैसे अर्न करूँगा, स्थितियाँ हमारी अनुकूल होंगी तो मैं लखनऊ में रहना शुरू करूँगा। और मैंने 2011 में वो जो फ्लैट लिया किन्हीं कारणों से वो मिल नहीं सका। 2017 में मैं मूव हो गया बस्ती से फुल टाइम लखनऊ के लिए और लखनऊ में आज के दिन पर रहता हूँ। और यहाँ पर मैंने 2017 में एक फ्लैट लिया जिसका गृह प्रवेश मुझे करना था, इंटीरियर वगैरह सब कुछ तैयार हो गया। यही जो नवरात्रि जिसमें लॉकडाउन लग गया। जब मैं इसके अंदर अभी गृह प्रवेश करने वाला था, मेरे दिमाग में एक ख़्याल बार-बार चलता रहता था कि यार मैं हमेशा से फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को जिया हूँ। फ्लैट के अंदर ठीक है, अच्छी है, सिक्योरिटी है, बाकी और सब चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मन के किसी कोने में ना वो फीलिंग नहीं आती थी फ्लैट को लेकर। और मैं अपने लोगों से बात किया करता था, यार मुझे कोई घर बताओ और मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर के। इस घर में क्योंकि मुझे अभी जाना था मार्च में और मेरा जो ब्रोकर था, उसी ने मुझे 1 से डेढ़ महीने पहले एक ऐसे घर के बारे में जानकारी दी, जो बिल्कुल हूबहू मैच करता था जो मेरे ड्रीम था, जो मेरा ड्रीम हाउस था। मैं हमेशा सपनों में सोचा करता था और लोगों से मैं ज़िक्र किया करता था, यार मैं ना समुद्र के किनारे घर बनाऊँ। पर क्योंकि संभव तो नहीं है दिल्ली में और लखनऊ में समुद्र के किनारे घर बनाना। तो मुझे जो मैंने अभी एक नया घर खरीदा जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ में कुछ लाख रुपए कम, उसको आप 2 करोड़ मान सकते हैं। 2 करोड़ रुपए का जो घर मैंने अभी खरीदा है, वो घर लेक व्यू है, सामने उसके झील है ना? और बिल्कुल वो भी फुल मतलब सब कुछ उसका फाइनल हो चुका है। मेरी ये हम लोगों की तैयारी थी, मैं, मेरी वाइफ और सारे फैमिली वाले कि जब नवरात्रि शुरू होगी हम पहले दिन अपने फ्लैट के अंदर गृह प्रवेश करेंगे, पूजा करेंगे और बाकी सब करेंगे और दूसरे दिन हम अपने उस घर के अंदर जाएँगे, है ना? और फिर घर में हम रहना शुरू करेंगे। सो आप सोचिए जिस व्यक्ति ने इस बिज़नेस को चुना था जब 2 कमरों के घर में रहता था, आज मेरे पास 3-3 बड़े घर हैं। और मैं ये नहीं बता रहा कि मैं अपने बारे में कुछ आपको बढ़ा-चढ़ा के, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिज़नेस की पावर क्या है। अगर मैं आज भी उसी अपनी जॉब के अंदर होता तो शायद ये सब कुछ संभव नहीं होता। सो ये बिज़नेस बहुत पावरफुल है। इसकी पावर को समझने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम को जगाने की ज़रूरत है और फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ये आप करते हैं, तो इस बिज़नेस के अंदर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता है। ये गारंटी मैं देने को तैयार हूँ।